ठीक है, तो अब अपन बात करने वाले प्लांट हार्मोन्स के बारे में। और प्लांट हार्मोन्स का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास में मैंने आपको एफ्लन के बारे में बताया, और अब जो क्लास होने वाली है टॉपिक अपने इसका प्लांट हार्मोन्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, पादप हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पादप हार्मोन के बारे में। और पादप हार्मोन्स के बारे में अपन देखेंगे तो पादप हार्मोन एक सिंपल सी आपको पता है प्लांट हार्मोन्स कहते हैं किसे हैं। प्लांट हार्मोन्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। पादप हार्मोन आपको देखा होगा कि प्लांट हार्मोन में हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका क्या है रोल है, और ये जो प्लांट हार्मोन्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। और इसमें से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पादप वर्धी नियंत्रण हार्मोन जो होते हैं, पादप वर्धी पोषक तत्वों के अतिरिक्त कार्बनिक रसायन हो जाते हैं। पोषक तत्व तो प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो कार्बनिक रसायन जो होते हैं, पोषक तत्वों के अतिरिक्त जो कार्बनिक रसायन होते हैं, उन कार्बनिक रसायन जो होते हैं उनकी जो सूक्ष्म मात्रा पौधे की क्रियात्मक वृद्धि को नियंत्रित करती हैं। जो सूक्ष्म मात्रा इनकी क्या होती है? बहुत क्वांटिटी होती है, यानी कि इनकी सूक्ष्म मात्रा होती है। क्या होती है? सूक्ष्म मात्रा होती है। और ये जो सूक्ष्म मात्रा होती है ये कितने परिवर्तन लेती है? उनकी क्रियात्मक वृद्धि को नियंत्रण करती है। उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है, सूक्ष्म मात्रा होती है जो इनकी क्रियात्मक वृद्धि को नियंत्रित करती है। क्रियात्मक वृद्धि को क्या करती है? क्रियात्मक वृद्धि को क्या करती है? ये नियंत्रित करती है। तो ये जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से इनको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। और मुख्य रूप से प्लांट हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे कि एक पर्टिकुलर प्लांट होता है, उस प्लांट में इनकी सूक्ष्म मात्रा होती है। पोषक तत्व तो होते ही हैं, पोषक तत्व तो अवशोषण करते ही हैं, उसके अतिरिक्त हम कार्बनिक रसायन जो बनते हैं इस प्लांट में, अतिरिक्त कार्बनिक रसायन जो बनते हैं, उन अतिरिक्त कार्बनिक रसायन को अपन क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन कहते हैं, यानी कि पादप वर्धी नियंत्रण हार्मोन कहते हैं। और इनको दो भागों में इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इस तरीके से अपन क्लासिफाई देखें तो एक तो पादप की वृद्धि करने वाले, पादप की वृद्धि करने वाले, और एक पादप की वृद्धि घटाने वाले। पादप की वृद्धि घटाने वाले। तो पादप की वृद्धि बढ़ाने वाले और पादप की वृद्धि घटाने, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं और प्लांट ग्रोथ इन्हिबिटर होते हैं। अब इसमें इसके कितने एग्जाम्पल अपन देखें तो इसके एग्जाम्पल देखें तो इसमें आता है ऑक्सीन आता है, एक तो क्या आता है? ऑक्सीन। एक जिब्रेलिक एसिड आता है GA3, और एक अपन बात करें तो GA3 के बाद में साइटोकाइनिन आता है। कौन सा आता है? साइटोकाइनिन। ये तो वृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। वृद्धि में कोई इनमें प्रभाव ज्यादा प्रकट नहीं बढ़ते, केवल वृद्धि को बढ़ाते हैं। कोई फूल गिरने से बचाता है, कोई एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है, तो ये अलग अलग होता है। एक वृद्धि को घटाने वाले, जैसे इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो एब्सिसिक एसिड हो गया, AB हो गया, और दूसरा इथाइलिन हो गया। और मेलिक हाइड्रोजाइड भी एक प्रकार से हार्मोन है जो अंकुरण को रोकता है। तो एक ऐसे हार्मोन्स जो हैं इस तरीके से अपन इसको क्लासिफाई करेंगे। और सबसे पहले अपन इस तरीके से पादप वृद्धि का वर्गीकरण मैंने बता दिया, और वर्गीकरण में मैंने 5 बताए। पहला आपको मैंने बता दिया था, पहला ऑक्सीन बताया था। कौन सा बताया था? ऑक्सीन। दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा जिब्रेलिक एसिड GA3, और वृद्धि रोधक जो होता है BA बता दिया मैंने, और इथाइलिन बता दिया। तो सबसे पहले अपन इस ऑक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं। ऑक्सीन क्या होता है? प्लांट हार्मोन्स में पहला हार्मोन अपन पढ़ने वाले हैं ऑक्सीन के बारे में। सर ये ऑक्सीन की बारे में बात करें तो ऑक्सीन के खोजकर्ता कौन है? अपन खोजकर्ता के बारे में बात करें, पहला अपन पॉइंट देखें तो खोजकर्ता। खोजकर्ता के बारे में अपन देखें तो सर ऑक्सीन की खोज किसने की थी?
FW वेंट ने की थी। किसने की थी? यदि खोज के बारे में अपन बात करें तो एफडब्ल्यू किसने की थी? वेंट ने। एफडब्ल्यू वेंट ने इसकी खोज की थी और 1982 में की थी। कब की थी? 1982 में। मुख्य रूप से ऑक्सीजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑक्सीजन दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑक्सीजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सिर्फ दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राकृतिक होता है, एक कौन सा होता है? प्राकृतिक ऑक्सीजन, और एक जो होता है दूसरा होता है कृत्रिम ऑक्सीजन। प्राकृतिक ऑक्सीजन के बारे में आपका जिनका संश्लेषण पादप के अंदर ही हो, इन प्राकृतिक ऑक्सीजन जो होता है इनका संश्लेषण यानी इनका निर्माण, संश्लेषण का मतलब क्या होता है? निर्माण। संश्लेषण पादप के अंदर ही होता है। किसके अंदर होता है? पादप के अंदर। ऐसे हार्मोन जो पादप के अंदर ही बनते हैं, प्राकृतिक बनते हैं, प्रकृति के द्वारा खुद ही बनते हैं, उन्हें प्राकृतिक ऑक्सीजन कहते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल लिख लेना, याद रख लेना। एक एग्जाम्पल बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और इसका उदाहरण देख लेना। इसका यदि आपको उदाहरण पूछे तो उदाहरण आप देख लेना। उदाहरण जो है वो है इंडोल एसिटिक एसिड। IA का पूरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड है। और ये जो होता है प्लांट में, अपन इस तरीके से यहां पे देखते हैं, ये प्लांट है और इस प्लांट की जो ऊपरी वाली भाग है जिसको एपिकल डोमिनेंस, नई कलिकाएं निकलती है जिसको बोलते हैं एपिकल बड, और इस एपिकल बड पे इंडोल एसिटिक एसिड का क्या होता है? संश्लेषण होता है। IA बनता है, एक ऑक्सीजन का प्रकार है। और ऑक्सीजन कौन सा बनता है? एपिकल डोमिनेंस पर, ऊपर एपिकल बड पर जहां पर नई कलिकाएं निकलती है, वहां पर कौन से हार्मोन की हाई कंसंट्रेशन होती है, हाई सांद्रता होती है? वो होती है इंडोल एसिटिक एसिड। और इंडोल एसिटिक एसिड एक प्राकृतिक ऑक्सीजन का क्या है? प्रकार है, एक प्रकार से क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद में दूसरा आता है कृत्रिम। इसको ऐसे हार्मोन जिनको संश्लेषण पादप से बाहर होता हो या कल कारखानों से बनाया जाता हो, इसी तरीके का हार्मोन, ये तो प्राकृतिक बन रहा है, इसी तरीके का हार्मोन यदि पादप के बाहर बनाया जा रहा है, किसी कारखाने के माध्यम से किसी बाजारों में मिल रहा है, तो वो जो हार्मोन्स होता है वो कृत्रिम हार्मोन्स होता है, जिनका संश्लेषण पादप के बाहर हो। संश्लेषण पादप के बाहर हो, संश्लेषण जो है वो किसके बाहर हो? संश्लेषण अपन बात करें तो वो जो संश्लेषण है वो संश्लेषण किसके बाहर हो रहा है? पादप के बाहर। पादप के बाहर हो रहा है। तो इसका जो एग्जाम्पल है अपन को ध्यान में रखना है, इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो रूट फॉर्मेशन करने का काम करता है, 2,4-D जो ये 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिडिक एसिड जो होता है, 2,4-D जिसका पूरा नाम है, और ये जो होते हैं ये क्या है? IBA 2,4-D 2,4,5-T और नेफिथिलीन एसिटिक एसिड। एक कौन सा है? एक इधर लिख लेते हैं, नेफिथिलीन एसिटिक एसिड, और एक 2,4,5-T 2,4,5-T। ये जो है ये सारे क्या है? ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, कारखानों में बनाए जाते हैं और पादप के बाहर बनते हैं। प्रथम खोजा गया हार्मोन्स भी कौन सा है? प्रथम खोजा गया हार्मोन से ध्यान रखना, यदि आपको कोई पूछ ले कि सर प्रथम खोजा गया जो हार्मोन्स है वो कौन सा है, तो प्रथम खोजा गया हार्मोन जो है, प्रथम खोजा गया हार्मोन भी यही है, ऑक्सीजन है। ध्यान रखना कौन सा है? ऑक्सीजन। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऑक्सीजन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का जैव संश्लेषण पौधों में अमीनो अम्ल से जिंक की उपस्थिति में होता है, कि जैव संश्लेषण कहां पर होता है? ऑक्सीजन का जैव संश्लेषण। आपको पूछे कि ऑक्सीजन का जैव संश्लेषण कहां पर होता है? ऑक्सीजन का जैव संश्लेषण
और जैव संश्लेषण कहां पर होता है ऑक्सीजन का? अमीनो अम्ल जो है, और वो कौन सा है? ट्रिप्टोफैन, एक अमीनो अम्ल है। और इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। और उसका नाम आपको पता होना चाहिए, और उसका क्या नाम है? ट्रिप्टोफैन। और ये एक प्रकार से क्या है? एमिनो अम्ल है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ऑक्सीजन की खोज 1928 में, और किस में की थी? डब्ल्यू एंड वेंट में, जईन में की थी, ओट में। ओट किसको बोलते हैं? जई को बोलते हैं। तो कुछ सामान्य जानकारियां मैंने जो इंपोर्टेंट जानकारियां थी ऑक्सीजन के बारे में दे दी हैं। इसका जैव संश्लेषण ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की उपस्थित होता है। कृत्रिम कौन सा है, प्राकृतिक कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं, डिटेल से नहीं बता रहा कि इसकी खोज कहां पर हुई थी, कैसे हुई थी, क्या नहीं। केवल और केवल आपको एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी ऑक्सीजन के बारे में, वो सारी मैंने आपको बता दी है। अब इस ऑक्सीजन के कार्यों के बारे में बात करेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, कि ऑक्सीजन क्या क्या काम करता है एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर, ऑक्सीजन किस तरीके से काम करता है। तो कार्य के अंदर अपन बात करें, किसके अंदर बात करेंगे? कार्य के अंदर, कि ऑक्सीजन के कार्य क्या है। ऑक्सीजन के कार्य, ऑक्सीजन के कार्यों के बारे में अपन देखें तो सबसे पहला है शीर्ष प्रभाविता, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देना। क्या कार्य है? पहला कार्य अपन बात करें तो क्या है? शीर्ष प्रभाविता, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि प्लांट्स की जो नई कलिकाएं होती है, ऊपर वाली जो कलिकाएं होती है, प्लांट्स की ऊपरी वाली कलिकाएं जो होती है, उसको बढ़ावा देना। वहां पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। ये एपिकल बड है। और इस एपिकल बड, जो नई बड होती है, नई कलिका होती है, उसे एपिकल बड कहते हैं। ऊपर टोपी पर वो बनती जाती है, और वहां पर ऑक्सीजन का प्रभाव क्या है? ज्यादा। और एपिकल डोमिनेंस को प्रभावित करना, और यानी कि एपिकल बड को प्रभावित करना, शीर्ष प्रभाविता करना, शीर्ष को बढ़ाना, शीर्ष वाले भाग को बढ़ाना। इंटरनोड को छोटा करना दूसरा इसका जो कार्य होता है। दूसरा जो कार्य है, दूसरा फंक्शन मैं बता देता हूं। एक नोड होती है और एक इंटरनोड होती है। प्लांट की ये क्या है? इंटरनोड। तो इंटरनोड का क्या करना? इंटरनोड का यानी कि इंटरनोड का छोटा करना। ये भी इसका कार्य है, इंटरनोड का क्या करना? छोटा करना। फसलों को गिरने से रोकना तीसरा कार्य है। फसलों को गिरने से रोकना, फसलों को गिरने से रोकता है ये ऑक्सीजन। फसलों को क्या करता है? गिरने से क्या करता है? रोकता है। उसके बाद में अपन बात करें, आगे अपन बात करें कि फसलों को गिरने से रोकता है। और आगे अपन बात करें जड़ों के रूट इनिशियल में अपन बात करें तो मुख्य रूप से अपन देखें तो कौन सा हार्मोन लेते हैं? आईबीए लेते हैं। रूट इनिशियल अपन बात करें, जैसे जड़ों में प्रारंभ या रूट इनिशियल में सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, आईबीए का करते हैं। यानी कि रूट फॉर्मेशन में यानी कि जड़ों के में वृद्धि करने में, जड़ों में वृद्धि करने में, और जड़ों में वृद्धि करने में आपको एग्जाम्पल में आपको बता देता हूं, उदाहरण आईबीए। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है जो नया रूट बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। उसके बाद में इसका अगला कार्य है जड़ों के प्रारंभ में और विलगन की रोकथाम, यानी कि प्रिवेंट ऑफ एब्सेसियन,
झड़ना, जो फूल गिरते हैं, फल गिरते हैं, तो विलगन को रोकथाम के लिए ध्यान रखना, विगलन को रोकने में भी ये प्रभावी होता है। विगलन को रोकथाम के लिए पुष्पों का, फलों का गिरना 2,4-D और नेफेथिलीन एसिटिक एसिड जोड़ता है। कौन करता है? 2,4-D और नेफेथिलीन एसिटिक एसिड रोका जाता है, ध्यान रखना। अगला इसका जो कार्य अपन इस तरीके से यहां पे देख लेते हैं। अगला 5th नंबर का कार्य देखें, पुष्पों और फलों को गिरने से रोकना और ये जो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ये जो एग्जाम्पल हैं और उसमें आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए क्या है। एक तो 2,4-D और नेफेथिलीन एसिटिक एसिड। कौन से हैं? 2,4-D और नेफेथिलीन एसिटिक एसिड। कौन सा है? नेफेथिलीन एसिटिक एसिड। तो दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, पुष्पों और फलों को गिरने से क्या करते हैं, रोकते हैं। दूसरा फलों का झड़ना, झाड़ना, फलों का झाड़ना जो होता है वो मोस्टली कौन करता है? नेफेथिलीन एसिटिक एसिड। अगला कार्य के बारे में बात करें तो अगला कार्य है फलों को झाड़ना और फलों को झाड़ने का काम कौन करता है? उदाहरण से अपन बात करें तो वो करता है नेफेथिलीन एसिटिक एसिड का काम है। किसका है? नेफेथिलीन एसिटिक एसिड का। फलों को झड़ने से रोकने का काम कौन करता है? झड़ने से रोकने का काम करता है। फलों को झड़ने से रोकने का काम करता है। झड़ने से रोकने का काम करता है और जो रोकने का काम करता है वो कौन करता है? वो आपको पता होना चाहिए, वो करता है 2,4-D का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D का प्रयोग करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज याद रखना, एक चीज और पूछी जाती है, खरपतवारनाशी के रूप में चौड़ी पत्तियों के लिए, खरपतवारनाशी के रूप में भी, खरपतवारनाशी के रूप में और वो भी चौड़ी पत्तियों के लिए। किसके लिए? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए कौन करते हैं? 2,4-D। कौन करता है? 2,4-D करता है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बता दी ये मुख्य रूप से किसके कार्य हैं? ये ऑक्सीन के कार्य हैं। किसके कार्य हैं? ऑक्सीन के। उसके बाद में एक चीज और पूछी जाती है, एनिसेक फलन में भी ऑक्सीन का मुख्य रोल होता है। किसमें होता है? ऑक्सीन का मुख्य रोल होता है एनिसेक फलन में। उसके बाद में एक नोट करके एक चीज याद रखना, नोट करके इधर मैं आपको बता देता हूं, एक चीज बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके। एक होता है टिब्बा, एंटी ऑक्सीन का काम करता है। एंटी ऑक्सीन, टिब्बा एंटी ऑक्सीन का काम करेगा। टिब्बा एंटी ऑक्सीन हार्मोन है, ऑक्सीन के विपरीत कार्य करने वाला एंटी ऑक्सीन कहलाता है। ऑक्सीन फलों को जड़ने से रोकता है, ये ऑक्सीन झाड़ने का काम करता है, तो एंटी ऑक्सीन कहलाता है। ऑक्सीन के विपरीत काम करता है टिब्बा, एंटी ऑक्सीन। एंटी ऑक्सीन क्यों कहलाता है आपको पता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि कपास के पके फलों को मात्र पौधों से अलग करता है। कपास के पके फलों को, कपास के पके फलों को मात्र पौधे से अलग करता है। क्या करता है? अलग। तो ये जो काम करता है ये कौन करता है? टिब्बा काम करता है। दूसरा है मादा पुष्पों का विकास करने के लिए भी ऑक्सीन का मुख्य क्या होता है? रोल होता है। तो ये सारे मैंने आपको क्या बता दिए हैं? ऑक्सीन के कार्य बता दिए हैं। तो मुख्य रूप से आपको ऑक्सीन के बारे में और ऑक्सीन के कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम के इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता।
अगला जो हार्मोन्स का प्रकार है वो देखेंगे अपन साइटोकाइनिन। कौन सा देखेंगे? साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में अपन बात करें तो ये जो तीन हार्मोन जो ग्रोथ को बढ़ाने वाले होते हैं, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड, और दो हार्मोन ऐसे जो वृद्धि को घटाने वाले होते हैं। तो साइटोकाइनिन के बारे में अपन बात करें तो साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? मिलर ने और स्क्रूग ने। किसने की थी? मिलर ने और स्क्रूग ने। थोड़ा सा इसका सामान्य परिचय अपन ले लेते हैं। सामान्य परिचय इसका थोड़ा सा ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं सामान्य परिचय में कि खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता में अपन देखें तो खोजकर्ता में इसकी खोज की थी मिलर और स्क्रूग। मिलर व स्क्रूग ने। यह आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक साइटोकाइनिन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक साइटोकाइनिन जो पौधों के अंदर निर्माण होता है जिनका, प्राकृतिक साइटोकाइनिन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक साइटोकाइनिन। और प्राकृतिक साइटोकाइनिन को क्या बोलते हैं? जिन्हें जिएटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिएटीन बोलते हैं। पौधों में निर्माण होने वाले हार्मोन जो पौधों में बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिएटीन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? जिएटीन। उसके बाद में दूसरा जो है वो है कृत्रिम साइटोकाइनिन। दूसरा कौन सा है? कृत्रिम साइटोकाइनिन। और कृत्रिम साइटोकाइनिन के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि कृत्रिम साइटोकाइनिन कौन सा होता है? काइनेटीन। वो कौन सा होता है? काइनेटीन होता है। कौन सा होता है वो? काइनेटीन। और काइनेटीन नाम किसने दिया था? लिथाम ने दिया था। किसने नाम दिया था? लिथाम ने। और काइनेटीन नाम देने वाला जो है, काइनेटीन नाम किसने दिया था? लिथाम ने दिया था। किसने दिया था? लिथाम ने। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साइटोकाइनिन नाम किसने दिया था? स्क्रूग ने दिया था। और आपने देखा होगा कोकोनट मिल्क जो होता है, यह चीज आप बहुत ध्यान रखना है। कोकोनट मिल्क जो होता है यानी कि नारियल पानी जो होता है, नारियल का पानी साइटोकाइनिन की जैसे व्यवहार करता है। साइटोकाइनिन की जैसे क्या करता है? व्यवहार करता है। आदत है उसकी, जैसे साइटोकाइनिन जैसा क्या करता है? व्यवहार करता है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके प्रति है? साइटोकाइनिन के प्रति। और अब इसका कार्य के बारे में अपन बात करने वाले हैं, फंक्शन के बारे में। कार्य, पहला कार्य अपन बात करें, इधर देख लेते हैं, आराम से इधर देख लेते हैं। पहला कार्य अपन देखें तो पहला कार्य कौन सा है इसका? आकारजनिक यानी कि मॉर्फोलॉजिक कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में मुख्य कार्य निभाता है ये कोशिका विभाजन में। कैसे? एक कोशिका से अपन बात करें, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनाने में और कोशिका के विभाजन में, और किसमें? विभाजन में इसका क्या है? मुख्य रूप से अपन बात करें तो इसका क्या है? कार्य है। टिश्यू कल्चर में भी ये मुख्य इसका योगदान होता है। किसमें होता है? टिश्यू कल्चर में भी। टिश्यू कल्चर में भी इसका मुख्य योगदान होता है। तो टिश्यू कल्चर में भी इसका क्या होता है? मुख्य योगदान होता है। अब इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, आपको पता होना चाहिए। उच्च साइटोन और निम्न ऑक्सीजन की कंडीशन उत्पन्न हो, यदि आपको पता है कि प्लांट्स में उच्च तो साइटोकाइनिन है, उच्च साइटोकाइनिन, उच्च साइटोकाइनिन और निम्न ऑक्सीजन, तो
ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, प्रोहो का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, प्रोहर, प्रोहर, प्रोहो का निर्माण होगा पौधों में। इसके बाद में अपन बात करें दूसरी कंडीशन जो होती है, वो दूसरी कंडीशन होती है निम्न ऑक्सीजन और उच्च ऑक्सीजन और निम्न साइटोकाइनिन। उच्च ऑक्सीजन और लो साइटोकाइनिन जैसी कंडीशन उत्पन्न होती है, तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है जड़ का निर्माण ज्यादा होता है। जड़ का निर्माण, रूट का निर्माण ज्यादा होगा, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में डेलिसेंसियस यानी कि जीर्णता में विलंब उत्पन्न जो होता है पादप में कभी कभी, ऐसी कंडीशन। अगला जो कार्य है वो तीसरा कार्य है जीर्णता में विलंब। पौधों से जीवनता से क्या मतलब है, उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ा देना, पौधे के जीवन काल को बढ़ा देना, और जीवन काल को बढ़ाने से उसकी जीवनता जो है बुढ़ापा आएगा वो कम, यानी कि अपन बात करें जो बुढ़ापा आएगा उसमें विलंब होगा। और उस विलंब होने को मतलब डेलिसेंसियस का मतलब होता है, उसे कहते हैं रिच मोंड लेंग प्रभाव बोलते हैं। जब जीवनता में विलंब हो जाता है, ऐसी घटना हो जाती है पौधे के साथ, तो इस घटना को क्या कहते हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना। इफेक्ट क्या होता है, किसी पौधे की लाइफ साइकिल में वृद्धि होना, जीवनता में कमी आना, और ऐसा काम करता है साइटोकाइनिन करता है, इसे कहते हैं रिचमोंड लैंग प्रभाव। कौन सा हार्मोन्स दिखाता है, वो दिखाता है साइटोकाइनिन, ध्यान रखना, रिच मोंड लैंग प्रभाव। लैंग प्रभाव, तो ये इसके इंपॉर्टेंट कार्य थे। एक कार्य और है इसके, लवकों को विकसित करना, पिगमेंट का निर्माण करना। अगला अपन बात करें पिगमेंट को विकसित करना। फिफ्थ नंबर पर अपन देखें, कार्य के रूप में अपन देखें तो एसडीबी में शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन को प्रेरण करना। शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन का प्रेरण करना। ये सारे कार्य किसके हैं, ऑक्सीजन के कार्य हैं। किसके कार्य ये सारे ऑक्सीजन के कार्य हैं। सॉरी, ये सारे किसके हैं, साइटोकाइनिन के कार्य हैं। किसके कार्य हैं ये, साइटोकाइनिन के। ऑक्सीजन के कार्य मैंने बता दिए थे, ये किसके कार्य है, साइटोकाइनिन के। अगला अपन बात करने, ये जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य के बारे में बात कर रहे हैं अपन, जो एग्जाम में डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में अपन अब आगे बात करें जिब्रेलिक एसिड। और जिब्रेलिक एसिड भी क्या है, ग्रोथ को बढ़ाने वाला हार्मोन है। तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अगला तीसरा हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड के बारे में अपन बात करें तो सर्वप्रथम जापान में कुरोसावा वैज्ञानिक का नाम आपको पता होना चाहिए, कुरोसावा। खोज किसने की थी, खोजकर्ता के बारे में अपन बात करें तो सर्वप्रथम जो खोज की थी वो किसने की थी, जापान में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है कुरोसावा। और कुरोसावा जो है, इसने क्या की थी, सबसे पहले
1920 के अंदर। कब की थी? 1920 में जिब्रेलिक एसिड की खोज की थी। इसे फोलिस सीडलिंग यानी कि बकानी या मूर्खोनोद्भिद भी कहते हैं। ये जो धान में देखा गया फोलिस सीडलिंग जो होती है जिब्रेला फ्यूजिकोलाई, कवक है, उसके रासायनिक श्रवण को क्या बोलते हैं? जो रासायनिक श्रावण जो होता है उनका, उनको जिब्रेलिक अम्ल बोलते हैं। तो एक दान के अंदर एक बीमारी होती है और उस रोग, दान का एक रोग है, दान में एक बीमारी होती है, उस रोग का नाम है फोलिस। ध्यान रखना, एक रोग का नाम है जिसको अपन कहते हैं बकानी या दान का मूर्खोद्भिद रोग, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोलिस सीडलिंग। फोलिस सीडलिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? ये किसकी वजह से होता है? जिब्रेला फ्यूजिकोलाई। किसकी वजह से होता है? ये जिब्रेला फ्यूजिकोलाई की वजह से होता है। और जिब्रेला फ्यूजिकोलाई ये क्या है? कवक है। और इस कवक से, ये क्या है? कवक से एक रसायन का स्रावण होता है, और उस रसायन का नाम क्या है? GA3। तो इस तरीके से GA3 का धान के अंदर फोलिस सीडलिंग जो होता है, बकानी जो रोग होता है, उसमें जो कवक है उसके द्वारा एक पदार्थ रसायन श्रवण किया जाता है जिसे जिब्रेलिक अम्ल बनाता है, जिब्रेलिक अम्ल कहते हैं। और वहां से इसकी खोज की गई थी जापान से। अब इसके क्या क्या फंक्शन है, फंक्शनों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। कार्य के बारे में, क्या क्या कार्य हैं, कार्यों के बारे में अपन बात करें तो आनुवंशिक बोनेपर को दूर करता, प्रिवेंट ऑफ जेनेटिक ड्वार्फनेस। किसको दूर करता है? आनुवंशिक बोनेपन को क्या करता है? ये दूर करता है। कार्य क्या क्या है इसके? आनुवंशिक बोनेपन को दूर करता है, आनुवंशिक बोनेपन को दूर करता है। दूसरा इसका जो कार्य है इंटरनोड को इलोंगेट करने का, यानी कि तने के दीर्घीकरण करना, तने का दीर्घीकरण करना। जो आपने गन्ना देखा होगा, उस गन्ने के अंदर ऐसे नोड बने होते हैं, इंटरनोड बने होते हैं, इसे क्या कहते हैं? इंटरनोड। और इंटरनोड को इलोलोंगेट करना, बढ़ाना, यह उदाहरण रूप से किसमें करता है? गन्ने में। उदाहरण देखें अपन तो ये किसमें होता है? उदाहरण रूप से गन्ने में। दूसरा इसका जो कार्य है वो है तनाव हार्मोन्स नहीं होता, ये दूसरा इसका कार्य है शीतोपचार का विकल्प। बीजों के अंकुरण में अल्फा एमाइलेज एंजाइम को सक्रिय करने में, बीजों के अंकुरण के समय अल्फा एमाइलेज एंजाइम को सक्रिय करना। क्या करना? सक्रिय करना। और अपन बात करें नर पुष्पों के विकास में सहायक होता है, नर पुष्पों के विकास में सहायक होता है। उसके बाद में मैं बात करूं, लॉन्ग डे प्लांटों में पुष्पन को प्रेरित करता है और बोल्टिंग को प्रेरित करता है। प्याज में जो बोल्टिंग होती है उसको भी प्रेरित करने का काम कौन करता है? ये करता है, यानी कि प्याज में बोल्टिंग को प्रेरित करता है। तो ये सारे कार्य किसके हो गए? ये सारे कार्य हो गए अपने जिब्रेलिक एसिड के।
अब ग्रोथ को घटाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन जो होते हैं, वृद्धि रोधी हार्मोन होते हैं, जिन्हें तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें अपन बात करें तो एक होता है एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड। अगला 4th नंबर का अपन देखें तो वो होता है एबीए, और एबीए का पूरा नाम अपन को ध्यान होना चाहिए, इसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। क्या करता है इसका? दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन के नाम में, तनाव हार्मोन। इसे डोर्मिन रसायन, ये प्रतिरोधी पदार्थ भी कहते हैं। वाष्पस्रोधी हार्मोन है, पादप के सामान्य वृद्धि निरोधक हार्मोन ए बी होता है। तो इसका दूसरा नाम अपन देखें वृद्धि को घटाने वाला। दूसरा नाम है तनाव हार्मोन। तनाव हार्मोन के नाम से कौन सा फेमस है? वो है एबीए। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह निम्न और उच्च तापमान, अम्लीयता, सारिता, अतिवर्षा एवं प्रतिकूल मौसम इसके प्रति तनाव बढ़ाता है, तो इसलिए इसको तनाव हार्मोन के नाम से भी जाने जाता है। अब इसके कार्यों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। रंध्रों को बंद करने का काम करता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन रोधी हार्मोन है। वाष्पोत्सर्जन रोधी हार्मोन कौन सा है ये? क्योंकि रंध्रों को बंद करेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। तो एक तो विगलन को बढ़ाने का देता है, और मात्र पौधे से पत्ती और अन्य किसी भी भाग को गिराने में और पुराने अंगों को गिराने में काम करता है। पौधों को किसी भी भाग को गिराने में इसका मुख्य योगदान होता है। पौधे के पुराने वह नए भागों को गिराने में इसका क्या होता है? योगदान होता है। जीर्णता को बढ़ावा देता है। दूसरा क्या है? दूसरा कार्य अपन देखें तो जीर्णता को बढ़ावा देता है, यानी कि जीर्णता मतलब पादप विकास की अंतिम अवस्था जो है वो जीर्णता ही है। रंध्रों को बंद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रंध्रों को बंद करने का काम है इसका। रंध्रों को बंद करने का काम करता है ये। बीज अंकुरण का विरोध करता है। बीज अंकुरण का विरोध करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगला जो हार्मोन है इथाइलिन हार्मोन है। लास्ट आपका हार्मोन है इथाइलिन। और इथाइलिन हार्मोन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इथाइलिन हार्मोन के बारे में। इथाइलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? ब्रग ने की थी। इस हार्मोन की खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता के बारे में अपन बात करें तो इसके जो खोजकर्ता है वो कौन है? ब्रग। और कब की थी? 1962 में की थी। कब की थी? 1962 में। 1962 में उन्होंने खोज की थी। और ये जो है वृद्धि रोधी हार्मोन है, गैसीय हार्मोन है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है। ये एकमात्र जो है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है। C2H4 अपन बात करें तो इसका सूत्र होता है C2H4 इथाइलिन। ट्रिपल रेस्पॉन्स फॉर पी सीडलिंग, त्रिक प्रतिक्रिया, यानी कि पी सीडलिंग के लिए, ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन पी सीडलिंग के लिए कौन से हार्मोन उपयोगी हैं? त्रिक प्रतिक्रिया के लिए, ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑफ पी सीडलिंग के लिए। जलमग्न स्थिति में जड़ें बनाता है। ये जो जड़ वहां पर क्या बनाता है? जड़ें बनाता है। तो मुख्य रूप से इसका कार्य के बारे में अपन बात करें, कार्य इसके इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन है सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है फलों को तोड़ने के बाद में पकाने के लिए। फलों को तोड़ने के बाद में पकाने में इसका काम करते हैं। फलों को तोड़ने के बाद में पकाने का कार्य करता है।
उसके बाद में वर्ण का क्षय करता है, पिगमेंट को जब फल पक रहा है तो पिगमेंट की हानि करता है, वर्ण का क्षय करता है, हानि पहुंचाता है वर्णों को, पिगमेंटों को, क्योंकि जब फल पक रहा है तो उसमें पिगमेंट की डिक्रीज हो गए, पिगमेंट को हानि पहुंचाता है, जीर्णता तथा विगलन को बढ़ाता है। आजकल फल पकाने के लिए इथेफोन नामक रसायन का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। दो तरीके के, एक तो इथाइलिन जो होता है, इथेफोन और इथेरेल, दो कंडीशन में पाया जाता है, एक गैसीय अवस्था में ज्यादा होता है, एक लिक्विड अवस्था में होता है, इथेफोन और इथेरेल। तो इथेफोन का उपयोग ज्यादा हो रहा है आज व्यापारिक स्तर पर। अपन देखें तो इथेफोन जो होता है उसको फलों के पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए व्यापारिक स्तर पर इसका प्रयोग क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब अपन बात करें कि हार्मोन्स कौन से हैं, पूर्वज कौन से हैं इनके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया इसके इंपॉर्टेंट। अब इसके कुछ हार्मोन्स के पूर्वज हैं, आप याद रख लेना। ऑक्सीन का पूर्वज यदि आपको पूछे, पूर्वज इधर लिख लेना ऊपर, ऑक्सीन का पूर्वज पूछे और यहां पे हार्मोन है। हार्मोन यदि आपको ऑक्सीन के बारे में पूछा जाए तो ऑक्सीन का पूर्वज यदि आपको पूछे तो याद रखना ट्रिप्टोफैन, जिंक तत्व, ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन ने आकर आपको किसका संश्लेषण, कौन सी धातु का संश्लेषण करता है, कौन सा पोषक, जिंक का ध्यान रखना, जिंक धातु का ध्यान रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीन किस अमीनो अम्ल का संश्लेषण करता है, ट्रिप्टोफैन की कौन सी धातु का संश्लेषण करता है, जिंक का। याद रख लेना आप, ध्यान रखना। GA3 के बारे में मैं बात करूं GA3 के बारे में, और GA3 जो होता है वो कौन सा होता है, कुरियन, ध्यान रखना कुरियन। GA3 का पूर्वज क्या होता है, कुरियन, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन का पूर्वज क्या होता है, साइटोकाइनिन का पूर्वज क्या होता है, और साइटोकाइनिन का जो पूर्वज होता है वो एडेनिन होता है। कौन होता है, एडेनिन। उसके बाद में ABA का पूर्वज कौन होता है, और ABA का जो पूर्वज होता है वो कौन होता है, कैरोटीन होता है। कौन होता है, कैरोटीन। और उसके बाद में बात करूं इथाइलिन का पूर्वज कौन होता है, इथाइलिन का पूर्वज कौन होता है, और इथाइलिन का जो पूर्वज होता है वो कौन होता है, मिथ्योनिन। मिथ्योनिन होता है, कौन होता है, मिथ्योनिन। तो इस तरीके से ये पूर्वज भी आपको याद करने हैं, और ये जो सारा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ा दिया है, अच्छे से समझा दिया है। प्लांट हार्मोन से रिलेटेड इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या क्या बताया मैंने, ऑक्सीन के बारे में बता दिया, प्राकृतिक नेचुरल ऑक्सीन, उसके फंक्शन बता दिए, उसके खोजकर्ता के बारे में बता दिया, फिर साइटोकाइनिन, फिर जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी डिस्कस कर चुके हैं, और इससे बाहर कुछ भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में आने के ज्यादा चांस होते हैं, यहां से ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब अपन आगे वाली क्लास में अपन बात करने वाले हैं कुछ पोमोलॉजी फ्रूट्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं, जो बेसिक हॉर्टिकल्चर थी वो लगभग आपके 5-6 क्लासों में कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन एक एक फ्रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक एक पर्टिकुलर फ्रूट्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में जो फ्रूट्स होने के बाद में उनके रोग और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।